मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर जो जद्दोजहद और जो सफर या जिन चुनौतियों का सामना हमारे कौम के लोग कर रहे हैं, अगर उन हालात और उन मसाइल की बात करें, उन मुश्किलात की बात करें, तो हमारे लोग ऐसा नहीं है कि उन मुश्किलात से और उन चुनौतियों से नावाकिफ हैं। लेकिन 75 साल के इस नतीजे पे अगर हम पहुंचे, बात करें, हजारों की तादाद में तंजीमें होने के बावजूद भारत में एक बड़ी आबादी जो ईमान, इत्तेहाद, मसावात को मानती है, आज 21वीं सदी के दुनिया में और 21वीं सदी के भारत में आज उस ईमान, इत्तेहाद, मसावात को मानने वाली आबादी को भारत में एक आइडियोलॉजी ने सेग्रीगेट किया, और सेग्रीगेट ही नहीं किया बल्कि अनटचेबल बना दिया। अभी 21वीं सदी के नए अनटचेबल भारत के मुसलमान हैं। मैं अमूमन सफर में रहता हूं, लगातार मुसलसल तौर पे सफर में रहता हूं, आप लोग भी सफर में रहते होंगे, सफर करते होंगे, लेकिन मेरे आंख के रोशनी के सामने 20 दिन, महीने, 3 महीने में वाकया रिपीट होता रहता है, जो मैं 21वीं सदी में आज एक भारत की बड़ी आबादी है, बड़ी मेजॉरिटी है जो ईमान, इत्तेहाद, मसावात को मानती है, लेकिन भारत में एक आइडियोलॉजी है जो सेग्रीगेट करने वाली है, इस मुल्क को तोड़ने वाली है, इंसानों को तोड़ने और बांटने वाली है। उसने 21वीं सदी में भारत के मुसलमानों को अनटचेबल बना दिया, अछूत बना दिया। ये जो वाकया है, इस वाकया के पीछे अगर मैं बात करूं, ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि आज 75 सालों में आप 21वीं सदी में अछूत बना दिए गए। मुसलसल तौर पे हमारे कौम के लोग सफर में रहते हैं, मैं भी सफर में रहता हूं। 20 दिन, महीने, 6 महीने में वाकया रिपीट होता रहता है। अभी रिसेंटली मैं इलाहाबाद से बस में दाखिल हुआ लखनऊ के लिए। जिस बस में दाखिल हुआ, पूरी की पूरी बस खाली थी। जिस बस में दाखिल हुआ, पूरी की पूरी बस खाली थी। मैं देखता हूं कुछ देर में, कुछ वक्त बीतने के बाद एक एक करके लोग बस में दाखिल हो रहे थे। उसी दरमियान हमारे कौम की वो अजीम शख्सियत बस में दाखिल हुई जिसके चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी थी, चेहरे पे नूर था। बस की एक सीट पर वो बैठ गए। जिस सीट पर हजरत बैठे, उनके बाजू की 2 सीटें खाली थी। मैं देखता हूं एक एक करके लोग बस में दाखिल होते गए। जब तक बस की आखिरी सीट नहीं बैठ गए, तब तक हजरत के बाजू की खाली 2 सीटों पर कोई बैठने के लिए तैयार न था। आज एक भारत की बड़ी आबादी, आज 75 सालों की आजादी के दरमियान आपको सेग्रीगेट ही नहीं किया बल्कि अनटचेबल बना दिया, अछूत बना दिया। तो ये अछूत बनाने वाली जो आइडियोलॉजी है, वो मुसलसल तौर पे भारत में काम कर रही है, और उस आइडियोलॉजी को ऑपरेट करने वाली एक रेस है भारत में, जो मिनिमम है, ना मिनिमम है, ना मैक्सिमम है। वो माइक्रो लेवल की रेस है। उसे आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसके किरदार को आप खुली आंखों से एनालिसिस नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से जो भारत में एक जो रेस है, जो भारत को वक्त दर वक्त उसने क्या किया, तोड़ने का काम किया, तकसीम करने का काम किया। और भारत में लंबे अरसे से भारत के जो मूल निवासी है इस देश के, ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग, उनको हजारों जाति बिरादरी के टुकड़ों में तकसीम करने का काम किया। वो रेस भारत में न मिनिमम है न मैक्सिमम है, वो माइक्रो लेवल की रेस है। लेकिन वो माइक्रो लेवल की रेस आज पूरे भारत के 90% रिसोर्स पर कब्जा है। भारत के टॉप 10 अगर रिच पर्सन की लिस्ट उठा के अगर आप देख लो, तो उसमें सिंगल बैकवर्ड नहीं मिलेगा। बैकवर्ड की बात करें तो ओबीसी की बात करें, आज भारत में हर दूसरा आदमी ओबीसी है। लेकिन भारत के टॉप 10 रिच पर्सन की लिस्ट उठाओ, धनी यानी रईस आदमियों की लिस्ट उठाओ, उसमें सिंगल ओबीसी शामिल नजर नहीं आता। इस देश में 22.5% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। अगर उसमें आप लिस्ट उठाओ, 22.5% आबादी में, मेजॉरिटी के लोगों में, सिंगल टॉप 10 में रिच पर्सन कोई भी उनके वर्ग का, कोई भी उनके तबके का आदमी नहीं आपको नजर आएगा। और यही नहीं, भारत में जो मुसलमानों की एक बड़ी मेजॉरिटी है, आबादी है, उस आबादी की भी बात करें तो भारत में टॉप 10 रिच पर्सन की लिस्ट उठा के देखो, टॉप 10 में नजर नहीं आएगा। 90% रिसोर्स पर ये जो माइक्रो लेवल की रेस है, ये माइक्रो लेवल की रेस का कब्जा है। और सिर्फ भारत में ही 90% रिसोर्स पे नहीं कब्जा है, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में
ये जो माइक्रो लेवल की रेस है वो भारत में ही नहीं, न मिनिमम है न मैक्सिमम है, बल्कि पूरे दुनिया में माइक्रो लेवल की जो रेस है वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन पूरे दुनिया के 90% रिसोर्स पर कब्जा है। दुनिया की आप टॉप 10 रिच पर्सन की लिस्ट उठा के देख लो, उसमें सिंगल नहीं होगा। चलो भारत में मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन दुनिया के अगर पटल पे बात करें, दुनिया के नक्शे पे बात करें, तो दुनिया की आबादी में अगर बात करें, दुनिया की मेजॉरिटी में बात करें, तो दुनिया की मेजॉरिटी में हर दूसरा आदमी मुसलमान है। दुनिया की मेजॉरिटी में बात करें तो हर दूसरा आदमी मुसलमान है, लेकिन दुनिया के टॉप 10 रिच पर्सनों की लिस्ट में सिंगल भी मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो रेस है भारत में, जो माइक्रो लेवल की रेस है, इस रेस ने पूरे दुनिया के लोगों को कंट्रोल किया और दुनिया के लोगों को जहनी एतबार पे बेबस और लाचार और मजबूर और गुलाम बनाने का काम किया। ऐसे हालात में जो ये जो रेस है और इस रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो इंसानों को सेग्रीगेट करने वाली है, तकसीम करने वाली है, वो मुसलसल तौर पे जमीनी सतह पर काम की और भारत में उसके काम करने का नतीजा ये है कि भारत की एक जो बड़ी आबादी ईमान, इत्तेहाद, मसावत को मानती थी, उसको सेग्रीगेट किया भारत के तमाम मजलूमों के साथ और मजलूम तबकात के साथ जो है सेग्रीगेट करके उसको अछूत बनाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा छूटा जो आज के तारीख में हम मुसलमानों की हजारों की तादाद में तंजीमें हैं, खालिस मुस्लिम तंजीमें हैं, जिसके फाउंडर मुस्लिम हैं, चलाने वाले लोग मुस्लिम हैं, उसके प्रोग्राम में शरीक होने वाले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग थे। लेकिन हजारों की तादाद में खालिस मुस्लिम तंजीमें होने के बावजूद हम हजारों मसाइल का सामना कर रहे हैं, हजारों परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम और हमारे कौम के लोग हजारों परेशानियों से घिरे हुए हैं। हम सिंगल अपने परेशानी का हल निकाल पाए क्या? माशाअल्लाह हजारों की तादाद में तंजीमें हैं, वजूद में है। कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जिस पर हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की, दुनिया के तारीख में जिस पर सहाबा इकराम ने मेहनत की और भारत की सरजमी पे औलिया इकराम ने मेहनत की, उस हिस्से से हमने अपने आप को क्या किया? सेग्रीगेट किया, अपनी सोच और फिक्र को महदूद किया। हमारी सोच और फिक्र महदूद होने का नतीजा यह निकला कि जो लोग उनकी बस्तियों में नहीं जाते थे, उनके परछाइयों से दूर रहा करते थे, उस रेस के लोगों ने, उस नस्ल के लोगों ने उनकी बस्तियों में जाने का काम किया और यह सिलसिला 1918 से शुरू किया। 1918 में भारत में साउथ बरो कमीशन आया। साउथ बरो कमीशन ने विधिमंडलों के चुनाव की रिकमेंडेशन की कि भारत में अब जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो प्रजा के वोट से चुने जाएंगे, प्रजा से इलेक्ट किए जाएंगे, प्रजा के इलेक्टेड प्रतिनिधि होंगे। राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, राजा का आदेश ही अब कानून नहीं होगा, बादशाह का बेटा ही बादशाह नहीं होगा और बादशाह का आदेश और फरमान ही कानून नहीं होगा। प्रजा के चुने हुए प्रतिनिधि प्रजा के लिए नियम और कानून बनाएंगे। जब 1918 में साउथ बरो कमीशन आया तो जो हजारों साल से इस देश पर, इस देश के मजलूमों पर, भारत के ओबीसी, एससी, एसटी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को बेबस, लाचार, मजबूर और गुलाम बनाया, जहनी एतबार पे गुलाम बनाया, उन पर जुल्म किया, उनका दमन किया, उनका शोषण किया। ऐसे वर्ग के लोगों ने देखा जिन पर हम हजारों साल से जुल्म करते आए हैं, क्या वो हमें तस्लीम करेंगे? जब हम जनप्रतिनिधि के तौर पे चुनाव में मैदान में होंगे, खड़े होंगे, तो क्या हमें वो जनप्रतिनिधि के तौर पे तस्लीम करेंगे? नहीं करेंगे। तो माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी ने अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए 1922 में डॉक्टर मुंजे नाम के ब्राह्मण ने हिंदू महासभा बनाया। भारत में जो नहीं थे हिंदू, उनकी बस्तियों में जाकर डॉक्टर मुंजे नाम के ब्राह्मण ने बनाया हिंदू महासभा और उनकी बस्तियों में जाकर कहना शुरू किया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 100 साल के उनके कॉन्सेप्ट ने आज उस माइक्रो लेवल की रेस को मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। आज हिंदुत्व के नाम पे मेजॉरिटी में वो तब्दील कर होने के बाद आज पूरे मुल्क के निजाम पर वो काबिज है। हमारे पास दुनिया की अजीम आइडियोलॉजी थी, दुनिया की अजीम आइडियोलॉजी थी। हमारे पास दुनिया का एक बेहद जो है अजीम दस्तावेज था दुनिया के निजाम को बदलने का, दुनिया के इंसानों के बीच में जो अलग अलग मसाइल थे उन मसाइल का हल निकालने का। लेकिन क्या हमने उस रास्ते को अख्तियार किया? हां किया। 1947 के पहले
यानी 14 अगस्त 1947 के पहले हम कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान समझदार थे, हमारे पुरखे समझदार थे, और उनके दरमियान जो तालीमी सेंटर चलते थे, मकतब और मदरसे चलते थे, उनके दरमियान इस बुनियाद पर तरबियत की जाती थी और किस से लड़ना है, क्यों लड़ना है। यानी जो हम कह सकते हैं 14 अगस्त 1947 के पहले हमारे मकतब थे, हमारे इदारे थे, हमारे मदरसे थे या तालीमी सेंटर थे, उस वक्त जो हमारे दरमियान थे, मौजूद थे, उसमें जो तरबियत की जाती थी या तालीम दी जाती थी, उस तालीम की बुनियाद इस बुनियाद पर आधारित थी कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है, कौन अपना है, कौन पराया है। 14 अगस्त 1947 के पहले यही वजह है कि उस वक्त जो हमारे कौम की कयादत करने वाले लोग थे, रहनुमाई करने वाले लोग थे, रहबरी करने वाले लोग थे, वो विजनलेस नहीं थे। उनका मकसद था, लड़ना किससे था, तय था। 14 अगस्त 1947 के पहले का मुसलमान विजनलेस नहीं था, उसका विजन था। लड़ना किससे था, तय था। किस लिए लड़ना था, तय था। क्यों लड़ना था, तय था। 75 साल का ये मुसलमान बैठा हुआ है। आपको 14 अगस्त 1947 को भारत को तोड़कर विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया गया। बार बार हमारे लोग कहते हैं कि हमारी लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए, कयादत खड़ी होनी चाहिए। 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के लिए नहीं बल्कि भारत के मजलूमों के लिए काले दिन और तारीख के तौर पे आज हमारे सामने 75 साल का जो वक्त बीता, अरसा बीता, वो आज इस बात की गवाही दे रहा है कि 14 अगस्त 1947 का दिन भारत के मूल निवासियों के लिए काला दिन रहा। भारत को तोड़कर उन्होंने क्या किया, भारत के मुसलमानों को लीडरलेस मेजॉरिटी में तब्दील कर दिया। 14 अगस्त 1947 के दिन भारत को तोड़कर आपकी 3 लीडरशिप खत्म कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी गई, आपकी सोशल लीडरशिप खत्म कर दी गई, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी गई। पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म होने का 75 सालों में नतीजा है, हर मसाइल पॉलिटिकल वे से आपके बीच में आ रहे हैं। यानी सियासी गलियारे से हर मसाइल आपके बीच में पैदा किए जा रहे हैं। क्या आप उसको रोक पा रहे हो? नहीं रोक पा रहे हो, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी गई, आपकी समाजी लीडरशिप खत्म कर दी गई। आज समाजी लीडरशिप नहीं खत्म की गई होती तो आज 21वीं सदी में आप अछूत भारत में नहीं होते। आपकी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप खत्म कर दी गई, समझदार लोगों की कयादत खत्म कर दी गई, जिसकी वजह से आज किसी भी मसाइल का हल निकालने वाले स्टेज पे हम नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए प्लान बनाकर 14 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत के मुसलमानों की 3 लीडरशिप क्या कर दी, खत्म कर दी। पॉलिटिकल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप भारत से खत्म कर दी। एक ही लीडरशिप बची, मजहबी कयादत, रिलीजियस लीडरशिप बची। लेकिन 14 अगस्त 1947 के पहले जो हमारे मकतब थे, इदारे थे, मरकज थे, उनका एक विजन था। वो जद्दोजहद कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन 14 अगस्त 1947 के बाद हमारी इस चौथी लीडरशिप का मजहबी कयादत के सोच और फिक्र को महदूद किया गया। आज ये चौथी कयादत सिर्फ अपने मकतबे फिक्र के दुनिया में महदूद है। मकतबे फिक्र के बाहर भी एक दुनिया है, मकतबे फिक्र के बाहर भी एक दुनिया है जो आम मुसलमानों की जिंदगी पे सीधे असर डाल रही है। कभी लब जिहाद के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी 370 हटाने, कभी हिजाब, कभी नमाज, कभी नबी के शान में गुस्ताखी के नाम पर। ये सारे मसाइल भारत के मुसलमानों के दरमियान मकतबे फिक्र के बाहर के दुनिया से आ रहे। इसके रोकने के लिए क्या आप प्लान बनाए हैं? इसको काउंटर करने के लिए आपने काउंटर स्ट्रेटेजी क्या बनाया, काउंटर प्लान क्या बनाया? 75 सालों में काउंटर प्लान बनाया होता तो आज आप बेबस और लाचार और मजबूर नजर नहीं आते। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जरिए समाजी एतबार से बेदारी पैदा करना चाहते हैं भारत के मुसलमानों के अंदर। भारत के मुसलमानों के अंदर जो एक बात मैंने बोला कि 14 अगस्त 1947 के पहले हमारे पुरखों का एक विजन था। लड़ना किससे था, तय था। क्यों लड़ना था, तय था। किस लिए लड़ना था, तय था। 14 अगस्त 1947 के बाद आपको विजनलेस मेजॉरिटी में तब्दील किया गया। तो हमारा एक विजन होना चाहिए। लड़ना किससे है भारत में, तय होना चाहिए। क्यों लड़ना है, यह भी तय होना चाहिए। किस लिए लड़ना है, यह भी तय होना चाहिए।
अभी हाईकोर्ट से इस तरह के जजमेंट आए, गोधरा में हमारी मां बहनों के साथ दरिंदगी की गई, हाईकोर्ट का बैठा हुआ ब्राह्मण जज ये जजमेंट देते हुए, बिल्किस बानो के केस में ये जजमेंट देते हुए कहा कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं, किसी रेपिस्ट के संस्कार अच्छे होते हैं। गैंगरेप करने वाले उन 11 ब्राह्मणों को यह कहते हुए हाईकोर्ट के ब्राह्मण जज ने रिहा किया कि ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे होते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी शेड्यूल कास्ट के महिला के साथ दरिंदगी की गई, वो मामला गया कोर्ट में, वहां बैठा हुआ ब्राह्मण हाई कोर्ट का जज जजमेंट दिया कि ये जो महिला है वो अछूत है, अछूत महिला को ब्राह्मण छू ही नहीं सकता, तो गैंगरेप कहां से करेगा, रेप कहां से करेगा। इस तरह के अभी 21वीं सदी के भारत में गुलिस्ता सालों में इस तरह के हमारे सामने नतीजे आ रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलियारों से ये नतीजे आ रहे हैं, जुडिशरी में बैठे हुए लोगों के गलियारों से ये नतीजे आ रहे हैं। हमारे बीच में अजीम शख्सियत एडवोकेट महमूद प्राचा साहब है, इस तरह के मसाइल पर लगातार वो बोलते रहते हैं, लोगों को बेदार करते रहते हैं। समझने की जरूरत है कि भारत में जालिम कौन है, दुश्मन कौन है, यानी भारत में कौन जालिम है, कौन मजलूम है। यह बेदारी पैदा करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम बनाई गई। और इसके अलावा हम मुसलमानों के बुजुर्गों की एक गोल्डन हिस्ट्री भारत की सरजमी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उस गोल्डन हिस्ट्री को क्या किया गया, हाइड किया गया। एग्जाम्पल के लिए अभी हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कर्नाटका से थे, कर्नाटका के मैसूर रियासत के सुल्तान थे। अंग्रेजों के खिलाफ जंग आजादी में लड़ाई लड़ते लड़ते जद्दोजहद करते करते वो शहीद हुए। कर्नाटका के हिस्ट्री के किताबों में, तारीखी किताबों में, सिलेबस में उन्हें पढ़ाया जाता रहा। अभी कर्नाटका में बीजेपी गवर्नमेंट आई, उनको जो है तारीख के पन्नों से हटाया गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, इसलिए उन्हें किताबों से नहीं हटाया गया, तारीख के पन्नों से नहीं हटाया गया, बल्कि अंग्रेजों के पहले जिस निजाम के खिलाफ, जिस सिस्टम के खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई, उस लिए उन्हें सिलेबस से हटाया अभी मनुवादी सरकार ने। त्रावणकोर रियासत थी, त्रावणकोर रियासत का शासक ब्राह्मण था, तन ढकने का महिलाओं को अधिकार नहीं था। जब इस बात की जानकारी मिली उन्हें, तो जो है एक मजबूत सेना की टुकड़ी के साथ चढ़ाई किया और 800 ब्राह्मणों का सर कलम कर दिया। हमारे पुरखों का मकसद डिसाइड था, लड़ना किससे था, जुल्म के खिलाफ, इसलिए वो लड़ रहे थे। तो जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए जहनी एतबार से बेदार करना, जद्दोजहद करने के लिए, मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें बेदार करना, इसके लिए बनाया गया संगठन है। इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अपने बुजुर्गों की तारीख को भी अपने बीच में, अपने दरमियान जिंदा करना चाहता है। मैं धन्यवाद देता हूं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वाउन मेश्राम साहब को, पिछले 45 साल से लगातार जो है सोशल रिफॉर्मिंग का काम कर रहे हैं, सोशल अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। और बामसेफ संगठन की अचीवमेंट है लगातार सोशल अवेयरनेस का, लगातार फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा और आंदोलन को समाज में प्रचार प्रसार करने का एक नतीजा यह निकला कि जो आज के तारीख में मकतब और मदरसों में भी मां फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब का जिक्र नहीं होता, लेकिन इस आंदोलन ने, इस बामसेफ के मोमेंट ने अभी 9 जनवरी 2022 को गूगल ने डूडल बनाकर मां फातिमा शेख का जन्मदिन सेलिब्रेट किया और पूरे दुनिया के लोगों को बता दिया कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका कौन है। तो आज भारत में ये जो मोमेंट है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बामसेफ का, ये पूरे भारत में लोगों को अवेयर करना चाहता है और भारत के तमाम मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले तमाम बुजुर्गों की कुर्बानी और शहादत और उनकी कोशिशों को हमारे आने वाली नस्लों और अपने लोगों के बीच में हम जिंदा करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का प्लेटफॉर्म बनाए। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा किसी मसलक की तंजीम नहीं है, यह हर मसलक की तंजीम है। हम ये कहते हैं कि आप दूसरों के मसलक को छेड़े ना और अपने मसलक को छोड़े ना, अपने अपने मसलक पर बाबेहतर तरीके से कायम रहते हुए आप जुल्म के खिलाफ और मजलूमों के इंसाफ और हक की लड़ाई लड़े, उसके लिए आवाज बुलंद करें। दूसरी चीज, हमें इस बुनियाद पर जद्दोजहद करने की जरूरत है। तारीख गवाह है भारत में इस्लाम आने की, कि भारत में इस्लाम कैसे आया। तो इस्लाम आने के 2 ही रास्ते थे, तिजारती लोगों के जरिए आया या तो औलिया इकराम के जरिए आया। इस्लाम ना आने के पहले भी भारत में लोग थे। वो कौन लोग थे?
ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, हजारों जाति में तकसीम किए गए लोग थे, अछूत थे, सछूत थे, अलग अलग पहचान थी, अलग अलग टुकड़ों में तकसीम किए गए लोग थे। जब भारत में औलिया इकराम के जरिए भारत की सरजमी पे, तिजारती लोगों के जरिए भारत की सरजमी पे इस्लाम आया, तो इस्लाम में दाखिल होने का एक पैमाना है। जो पैमाना कल था, जो आज है, वो आखिरत तक रहेगा, वो बदला नहीं जा सकता। वो पैमाना क्या है कि आदमी ईमान लाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलाम पढ़ेगा। इस पैमाने को पूरा करते ही उसे दुनिया के एक यूनिक आइडेंटिटी से, दुनिया के एक यूनिक खिताब से उसे नवाजा जाएगा, लफ्ज़े मुसलमान के नाम से उसे नवाजा जाएगा। भारत में जब पहले कोई मुसलमान नहीं था, सब एक कलमे के बुनियाद पर ईमान लाए, तो भारत के मुसलमानों की सिर्फ मुकम्मल तौर पे आज एक पहचान क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ क्या होने चाहिए भारत में मुसलमानों को? मुसलमान होने चाहिए थे ना। लेकिन आज सैयद भी नजर आता है, मिर्जा भी नजर आता है, गालिब भी नजर आता है, पठान भी नजर आता है, खान भी नजर आता है, लेकिन मुसलमान। आखिरी उदाहरण देकर मैं अपनी बातें खत्म करूंगा, क्योंकि प्रस्तावना की इंपॉर्टेंट बातें रखना जरूरी है। आज भारत में जो इस मुल्क के निजाम पर काबिज हैं, उनके चरित्र और उनके किरदार को जानना होगा। मार्केट में आपने दो तरह के फ्रूट देखे होंगे, खरबूजा देखा होगा, संतरा भी देखा होगा। खरबूजे पर जब आप देखते हैं ठेले पे या अपने घरों में लाते हैं, टेबल पर रखते हैं, अपने हाथों में लेते हैं, तो उसमें ग्रीन कलर की, हरे रंग की पट्टियां बनी होती है। आदमी दूर से देखता है, नजदीक से देखता है, फील करता है कि अलग अलग फाके होंगी, अलग अलग ऊपर से सेब दिखता है, अलग अलग फाके ऊपर से नजर आती है, और आदमी महसूस करता है कि अंदर भी अलग अलग फाके होंगी। लेकिन काटने के बाद खरबूजा अंदर से एक सा नजर आता है। वैसे ही भारत में ब्राह्मण है, ऊपर से दिखने में दुबे, तिवारी, चौबे, शुक्ला, मिश्रा, पाठक, चतुर्वेदी, मुखर्जी नजर आता है, और अंदर से सारा का सारा ब्राह्मण नजर आता है। यही नहीं है, ब्राह्मणों का आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है। दुबे तिवारी में शादी करता है, चौबे शुक्ला में करता है, शुक्ला त्रिपाठी में करता है, सारे के सारे ब्राह्मण है। लेकिन क्या भारत के सारे मुसलमान एक कलमे के बुनियाद पर क्या मुसलमान है? संतरा है, ऊपर से दिखने में, ये हम सब बैठे हुए लोग हैं ना, ऊपर से दिखने में हम क्या दिख रहे हैं? मुसलमान दिख रहे हैं। जैसे ऊपर से दिखने में संतरा एक सा नजर आता है, छिलका उतारो तो अलग अलग फाके नजर आती है, वैसे ही भारत का मुसलमान है, ऊपर से दिखने में मुसलमान दिख रहा है, अंदर घुसो देवबंदी दिखेगा, बरेलवी दिखेगा, आले हदीस दिखेगा, बोहरा दिखेगा, सिया दिखेगा, सुन्नी दिखेगा, मुसलमान नहीं दिखेगा। यही से तसल्ली नहीं है। उन अलग अलग फाकों में झिल्ली लगी है कि एक झिल्ली का रस दूसरे झिल्ली में ट्रांसफर ना होने पाए, उसमें भी बिरादरी है। तुम जाति जाति का गेम खेल रहे हो, मसलक मसलक का गेम खेल रहे हो। काश एक कलमे के बुनियाद का गेम खेलते तो आज पूरे भारत के मुसलमान एक होते। तो भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों को इस बुनियाद पर तरबियत देता है, बेदारी पैदा करता है कि हम एक कलमे के बुनियाद पर मुसलमान हैं, हम सिर्फ और सिर्फ भारत में मुसलमान हैं। ये सारी चीजें साइड रखो, यानी सारे, ये किसी मसलक की तंजीम नहीं है, हर मसलक के मानने वाले लोगों की तंजीम है कलमे के बुनियाद पर, एक खुदा की बुनियाद पर, एक कुरान की बुनियाद पर, एक ही किबले की तरफ रुख करके नमाज अदा करने की बुनियाद पर। तो ये किसी मसलक की तंजीम नहीं है। दूसरी चीज, भारत में मुसलमानों को बेदार करने के लिए आज जितने मैगजीन हमारे उर्दू अल्फाज में हमारे बीच में पब्लिश किए जाते हैं, मैंने सफर किया अलग अलग हिस्सों में। 9 अक्टूबर का एक बड़ा कार्यक्रम था रमाबाई मैदान में, मैंने उर्दू के अलग अलग चीफ एडिटरों से मुलाकात की। चीफ एडिटरों से मुलाकात करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जुबान हमारी, कलम हमारा, लिखने वाले लोग हमारे, छापने वाले लोग हमारे, बांटने वाले लोग हमारे, पढ़ने वाले लोग भी हमारे, लेकिन अखबार हमारा नहीं। इंकलाब दैनिक जागरण का है, दैनिक जागरण आरएसएस का है, सहारा रोजनामा सुब्रत राय का है, सुब्रत राय आरएसएस का है। मुसलमान कौन सी खबरें पढ़ेंगे ये भी तय आरएसएस के लोग करते हैं। हमारी एक मैगजीन हो, इसके लिए बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वाउन मेश्राम साहब को आग्रह किया, तो एक टाइटल हम लोगों ने दिया, मजलूम टाइम्स नाम के अखबार का अभी आरानाई की प्रक्रिया में हम लोगों ने डाला। ये कोशिश है, जद्दोजहद है कि मुल्क में हमारी जुबान का,
अपने कौम के लोगों को बेदार करने का एक प्लेटफॉर्म हो, एक पत्रिका हो, एक मैगजीन हो, इसके लिए भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पहल कर रहा है। दूसरी चीज, जो 3 लीडरशिप खत्म कर दी गई भारत से, पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल, ये लीडरशिप निर्माण करने के लिए भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा काम कर रहा है, बड़े पैमाने पे जद्दोजहद कर रहा है। और सबसे बड़ा मेजर काम है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का, आरएसएस की विचारधारा ने, आरएसएस की आइडियोलॉजी ने भारत की एक बड़ी आबादी जो ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर इस्लाम और मुसलमानों को लेकर जो कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन, गलतफहमियां पैदा किया, उस गलतफहमियां को बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बाबुल मिश्राम साहब के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उसके साथ मिलकर आज इस मीटिंग में सिर्फ हमारे कौम के लोग नहीं है, ओबीसी, एससी के तमाम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये है जोड़ने का। जब मजलूम एक साथ बैठेंगे तभी मजलूमों का इत्तेहाद कायम हो सकता है। हम सिर्फ एक तबके का मंच लगाए और मजलूमों में इत्तेहाद कायम करने की बात करें तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा। आखिरी बात कह के चंद लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। हम सभी लोग डीएनए के एतबार से इस देश के मूल निवासी हैं, इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, मोहम्मद और बुद्ध और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। हम अपील करते हैं कि इस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तारीखी राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन से हमारे तमाम मेहमान और तमाम जो है हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर्स आज के मीटिंग का हिस्सा है, तशरीफ फरमा है, उनके जरिए एक मैसेज जो मिलेगा वो जमीनी एतबार पे हम कौम को बेदार करने के लिए अमली तौर पे अमल में लाएंगे और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के तहरीक और आंदोलन से जुड़कर आप लोग मजलूमों को बेदार करने और मजलूमों में इत्तेहाद और इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। आज इस मौके पर आप लोगों ने मेरी बात सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।